अच्छा जी, अब आ जाए अगले यूनिट पे जिसे हम कहते हैं लिपिड्स। ठीक है ना, जो कि या तो फैट्स हैं या फैट्स की तरह के मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब मामला लिपिड्स का क्या है? मामला लिपिड्स का ये है भाई कि इनमें वाटर इंसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या एस्टर ग्रुप। ठीक, एस्टर ग्रुप में यानी प्योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और प्योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होने की वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते, यानी इनमें कोई पोलर एंड नहीं होता जैसे कि अमीनो एसिड्स में होता है। यहाँ पोलर एंड कोई भी नहीं होता। ठीक, और क्यों जरूरी है ये बॉडी में? क्योंकि एक तो एनर्जी स्टोर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ हार्मोनल कंट्रोल है ना हमारी बॉडी में, मुख्तलिफ हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं, उसके लिए भी हमें लिपिड्स की एक पर्टिकुलर मिकदार चाहिए होती है बॉडी में, ताकि वो प्रॉपर्ली काम कर सके। अब देखना ये है कि लिपिड्स होते कितनी तरह के। ठीक है, जब ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो अब इसको डिसॉल्व किस में किया जाए? तो ये ब्लर्स रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ब्लर वाज अ साइंटिस्ट और उसने ये मिक्सचर बनाया था डाइइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का 2:1 के रेशियो। ठीक है, इसे ब्लर्स रिएजेंट कहते हैं। ये एक दफा एमसीक्यू आया था एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज ब्लर्स रिएजेंट? इट इज द mixture of diethyl ether and ethyl alcohol in 2:1 ratio. ठीक है, अब तीन तरह के लिपिड्स हैं, एक सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और स्टेरॉइड्स। ये सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं जी? सिंपल लिपिड्स सिंपली समझ लें कि तीन एस्टर मॉलिक्यूल, तीन एस्टर लिंकेजेस होते हैं इनमें, एक, दो और ये तीन। ठीक है, so they are triesters of glycerol with fatty acids, hence they are also called triglycerides या triacyl glycerol। ठीक है, ट्राइग्लिसराइल। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल का नाम लिख लें केमिकल, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल। 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल। ठीक है ना, 1 2 3 हाइफन प्रोपेन ट्राइऑल, इससे ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये अल्कोहलिक ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज के जरिए कनेक्ट हुआ है। ठीक, और ये ऑयल और फैट के अंदर होता है, तभी इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वो कॉमन फैटी एसिड्स जो हमारी डाइट के अंदर शामिल होते हैं। ठीक, इस तरह का सवाल भी आता है कि जो लेट्स से पामेटिक एसिड है उसमें कितने कार्बन्स हैं, या जो ओलिक एसिड है इसमें कितने कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी मेल्टिंग पॉइंट मैंने सिर्फ एहतियातन इसमें डाल दिया, जिसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि किस फैटी एसिड्स में कितने कार्बन। अच्छा, जिस तरह अमीनो एसिड्स में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं, ऐसे ही फैटी एसिड्स में भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। यानी वो फैटी एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी खुद जनरेट करती है उसे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि उसे डाइट में शामिल नहीं होना चाहिए या डाइट में वो हमें जरूरत उसकी नहीं होती। ठीक है, जबकि एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी हमें डाइट में जरूरत होती है। ठीक है, फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर देख लें, ये COOH ग्रुप है। ठीक है ना, और होता ये है कि इसका एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक,
अब अगर आप ऐसी चेन लगा दें जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये कहलाएंगी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अगर ऐसी चेन लगी हुई है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है, यही वजह है कि फैटी एसिड्स की भी क्लासिफिकेशन की जाए तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हो जाते हैं, यानी कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अभी सिंपल और मिक्स ग्लिसराइड्स में क्या फर्क है? आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंपल ग्लिसराइड्स में जो फैटी एसिड्स की कार्बन चेन लगी हुई है सब आइडेंटिकल है, और मिक्स्ड में क्या हुआ है, कोई भी एक डिफरेंट हो जाएगी। यानी when all three hydroxyl groups of glycerol are esterified with same fatty acids, the triglyceride is known as simple glycerol। यानी ये जो फैटी एसिड की चेन्स लगी हुई है, अगर वो एस्टर बॉन्ड के जरिए ग्लिसरॉल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और तीनों चेन सेम है, तो फिर ये सिंपल फैटी एसिड्स कहलाएंगे। और अगर इन चेन्स में फर्क है तो ये मिक्स्ड फैटी एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये फर्क हो गया सिंपल में और मिक्स्ड में। ठीक है, ये बहुत कॉमन सवाल है कि भाई ऑयल और फैट में बुनियादी फर्क क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में देखा था, देखिए दोबारा, कि ऑयल और फैट्स के अंदर कुछ बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहाँ डिफर करते हैं ये। ऑयल्स में ऑयल होता ही लिक्विड स्टेट के अंदर है, जबकि फैट्स जो हैं वो आमतौर पे सारे के सारे सॉलिड स्टेट में। तो बुनियादी फर्क दोनों में इतना बड़ा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऑयल और फैट्स को अगर आप ओवर यूज करते हैं तो उसमें एक खास किस्म की स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कभी आप समोसे पकौड़े खाएं बाजार से लेके, तो गरम गरम होते हैं तो खैर पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही ठंडे होते हैं उसमें एक खास किस्म की सड़ी हुई या खट्टी खट्टी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसको हम कहते हैं रेंसिडिफिकेशन। यानी होगा क्या, देखेंगे, होगा ये कि आप जितनी बार, अब वैसे तो ये सैपोनिफिकेशन है, चलो मैं पीछे वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे सपोज ये है मामला, अब आप इसको जितनी बार हीट करेंगे ना, ये यहाँ से ब्रेक होता जाएगा, ये फ्री फैटी एसिड्स निकलते रहेंगे और ये अल्कोहल ग्रुप जिसे ट्राइग्लिसरॉल कह रहे हैं ये अलग होता जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आप ऑयल को जितनी बार गर्म करेंगे ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फैटी एसिड्स जो अलग अलग थे, जो तीनों एस्टेरिफाइड हुए हुए थे, ये तीनों फ्री स्टेट में आते रहेंगे। ये जो फ्री स्टेट में फैटी एसिड्स निकलते हैं ऑयल के अंदर, इनकी वजह से खास किस्म की स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है ऑयल में, जिसकी वजह से वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहता, खराब हो जाता है। उसे बोलते हैं हम रेंसिडिफिकेशन। यानी when oils and fats are left exposed to warm, moist air for a longer time, they give off offensive odor and become off taste. This process is called rancidification. ठीक है, अब वो कहाँ से ब्रेक हुए? ऑक्सीडेशन एट डबल बॉन्ड फॉर्मिंग वोलेटाइल एल्डिहाइड ऑफ बैड ओडर, फ्री स्टेट में आ गए और इस वजह से उसमें स्मेल प्रोड्यूस हो। ठीक है, जबकि सेबोनिफिकेशन तो हम जानते ही हैं कि भाई ऑयल और फैट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दें, तो ये जो ग्लिसरॉल है ये अलग हो जाएगा। ये देखिए ग्लिसरीन की फॉर्म में अलग हो गया और इसने बना लिए सोडियम के साथ सॉल्ट्स। ठीक है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि दीज आर दी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, विद ग्लिसरॉल। ठीक, ये सेबोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, वैक्सेस भी टाइप इसी की है, लेकिन आप देख रहे हैं कार्बन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब आप कार्बन्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो चेंज आएगा वो सबसे पहले तो स्टेट में आएगा। ठीक है, यानी ये लिक्विड स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, ये सॉलिड स्टेट्स में पाए जाएंगे।
दूसरा चेंज ये आएगा कि इनका नो डाउट कि कार्बन की क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई नहीं हो पाता क्योंकि पोलैरिटी खत्म हो गई ना हैवी होने की वजह से। अब जो ट्रू वैक्सेस है ओरिजिनल जो नेचुरल है वो तो बी वैक्स ही है, ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल वैक्सेस भी जनरेट करते हैं ताकि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म किए जा सके, जिसमें से एक कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए है और विटामिन डी है। ये आर्टिफिशियल वैक्सेस के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, राइट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर इस तरह का कोई इनऑर्गेनिक यूनिट लगा हुआ होगा, ठीक है। किसी एक फैटी एसिड की चेन के अंदर इस तरह का एक इनऑर्गेनिक पार्ट लगा हुआ होगा, ठीक है। These lipids are also known as conjugated lipids. Ester of glycerol with two fatty acids which may be saturated or unsaturated, ठीक है ना। दो फैटी एसिड्स होंगे उसमें और कोई एक पार्ट इनऑर्गेनिक का जरूर होगा, वो फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जबकि स्टेरॉइड्स तो हम जानते ही हैं कि ये वो लिपिड्स हैं जिसका हम सोप नहीं बना सकते, और ये ज्यादातर रिंग स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, यानी इनकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। हाँ, ये जरूर है कि ये जब सेल में एंटर होता है तो सेल के बहुत सारे फंक्शंस को, क्योंकि ये खुद ब्रेक नहीं हो रहा, तो जब तक बॉडी में रहेगा ये बॉडी की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर देगा। जैसे स्पोर्ट्समैन वगैरह स्टेरॉइड्स खाते हैं या बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह ये है कि स्टेरॉइड ज्यादा अरसे मसल के अंदर रहता है और ज्यादा अरसे मसल को फुला के रखता है, उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है। हाँ, जब ये ब्रेक होता है तो साथ साथ मसल को भी वीक कर देता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन स्टेरॉइड्स हैं। अब ये एक दफा पूछ लिया था, स्ट्रक्चर दे दिया था कोलेस्ट्रॉल का और पूछा था भाई ये कौन सा स्टेरॉइड है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे नहीं, ठीक। So during digestion, fats are broken down into fatty acids. Fat is the high energy food. Balanced diet में 70 ग्राम fats daily होने चाहिए. Nerve tissues और brain cells जो हैं वो क्योंकि mainly fat से बने हुए हैं, लिहाजा फैट के बगैर आपकी डाइट इनकम्प्लीट मानी जाती है, ठीक है जी। तो लिपिड्स भी हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, अब क्या रह गया? अब इसमें रह गए जी विटामिन्स और प्रोटीन्स, दो रह गए, ठीक है ना। विटामिन्स और प्रोटीन्स ये दो पार्ट रह गए, तो इंशाल्लाह ये दो पार्ट्स फिर हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले ये दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे कल, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये दो पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, तो चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे और फिर इन दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब आपके पास 5 मिनट है, अब आपने अगर कोई सवाल करना है तो कर लीजिए। किसी को अगर कोई सवाल करना है अलावा इसके के जरिए भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेज देंगे इंशाल्लाह। अभी भेज देते हैं थोड़ी देर में, 1 बजे तक। अलावा इसके कोई और सवाल है जहन में तो कर लीजिए। हेलो, नो क्वेश्चन? फैसल बस क्वेश्चन ये वेट कर रहा हूँ अगर किसी के पास कोई सवाल है तो, अदरवाइज क्लास इज फिनिश्ड। अच्छा, कोर्स की बात कर रहा हूँ, बस 1 हफ्ता और है, ये वीक और नेक्स्ट वीक, ठीक है। 10th कोशिश यही है कि जितना जल्दी कंप्लीट हो सके,
ठीक है, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा टाइम शायद लगे, अदरवाइज चीजें हो जाएंगी फैसल। मेरे ख्याल है 10-12 दिन में, 5 अक्टूबर तक कह लेगा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अलीसा, मैंने कहा मैं भेज देता हूँ। ठीक है जी, और कोई कंफ्यूजन नहीं है? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अल्लाह करे कि आप लोगों का जो है वो सारे मामला आसान हो, और आप सारे लोग जो है वो हमें मिठाई खिला खिला के जो है वो मोटा कर दें, और आप लोगों का अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए। विश यू गुड लक। सारा तैयारी सही चल रही है? सारा, शामीन, गुड। चले ठीक है, चले भाई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल 8:30 बजे क्लास है, ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी। बाकी अगर कोई चेंज हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, गुड लक।